अभी हम पंचकर्म में बस्ती कर्म पढ़ रहे थे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बस्ती कर्म के बारे में पढ़ा। ये उसका सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं। अन्वाषण बस्ती की जो मात्रा है वो हमने पहले बताया, वो निरूह बस्ती की मात्रा की 1/4 भाग लेनी चाहिए। अर्थात निरूह बस्ती की जो मात्रा है वो अन्वाषण बस्ती की 4 गुना है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं तो अन्वाषण बस्ती की जो मात्रा है वो निरूह बस्ती की 1/4 भाग है। निरूह बस्ती की मात्रा जो प्रधान मात्रा है वो 24 पल की है, जबकि अन्वाषण बस्ती की जो प्रधान मात्रा है वो 6 पल की है। आचार्य चरक ने उसके बाद बस्ती नेत्र दोषों का वर्णन किया है। बस्ती नेत्र दोषों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया 8 प्रकार के बस्ती नेत्र दोष होते हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष है, दीर्घ है, तनु है, स्थूल है, जीर्ण है, स्थिल वंदनम, पार्श्व छिद्र और वक्रम। ये 8 प्रकार के जो बस्ती नेत्र दोष जिस बस्ती नेत्र में होते हैं उसे उन्होंने त्याग करने के लिए या फिर वर्ज कहा है। उन्होंने कहा अगर नेत्र तनु है तो उससे क्षोभ उत्पन्न होगा, अगर स्थूल है तो उससे कर्षण उत्पन्न होगा, अगर जीर्ण है तो उससे क्षरण होगा, और अगर स्थिल बंध है तो उससे स्राव होने की संभावना रहती है। फिर आचार्य चरक ने बस्ती के दोषों का वर्णन किया कहा कि बस्ती के दोष जो हैं, मतलब बस्ती पुटक, जिस पुटक में बस्ती भरी जाएगी उसके दोषों को ही बस्ती के दोष कहते हैं। ये भी 8 होते हैं। कौन कौन से? विषम है, मांसल है, छिन्न है, स्थूल है, सिराजाल है, वातल है, स्निग्ध है और क्लिन्न है। उन्होंने कहा बस्ती के मांसल होने से विस्त्रगंधी जो बस्ती है वो विस्त्रगंधी हो जाती है। फिर बस्ती दाता के दोषों का आचार्य चरक ने वर्णन किया। कहा टोटल 10 बस्ती दाता के दोष होते हैं। उन्होंने कहा सवात है, अति द्रुत है, अति क्षिप्त है, तिर्यक है, उत्प्लुत है, कंपित है, अति है, वाह्य है, मंद है और अतिवेग है। ये उन्होंने बस्ती दाता के दोषों का वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कुल व्यस्ति व्यापक जो है वो 76 बताए हैं, जबकि उन्होंने बस्ती नेत्र के दोष 11, बस्ती के दोष या बस्ती पुटक के दोष 5 बताए हैं। प्राणिधान दंड दोष यानी कि बस्ती को देते समय उत्पन्न हुए दोष जो हैं, या फिर बस्ती दाता के दोष जो हैं वो 6 बताए हैं। और ना पीड़न दोष यानी कि बस्ती से जब बस्ती द्रव्य को दबाकर बस्ती दी जाती है तो उसे वहाँ पे होने वाले दोष पीड़न दोष कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। बस्ती द्रव्य दोष 11 हैं, और सैया दोष जिस जिस सैया पर लेटाकर बस्ती दी जाती है वो 7 होते हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा इस प्रकार से जो 44 है वो वैद्य निमित्त व्यापक है। फिर आचार्य सुश्रुत ने कहा आतुर निमित्त व्यापक जो होते हैं वो 15 होते हैं, और स्नेह वापस आने से या वैद्य आतुर निमित्त व्यापक जो होते हैं वो 8 होते हैं। फिर आगे लिखते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वैद्य द्वारा वस्ती के व्यापक जो हैं वो 9 हैं, जबकि निरूह व्यापकों के बारे में वर्णन किया आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने 12 निरूह के व्यापक माने हैं, जबकि सुश्रुत ने 8 निरूह के व्यापक माने। वाग्भट ने जो 12 निरूह के व्यापक माने उसमें 6 अयोग के व्यापक हैं और 6 अतियोग के व्यापक हैं। आचार्य चरक ने जो 12 निरूह के व्यापक में माने उन्होंने माना है अयोग, माना है अतियोग, क्लम, अध्यमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति, ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिराशूल, अंग वेदना, परिकृतोका और परिश्रव। ये 12 निरूह के व्यापक माने। आचार्य सुश्रुत ने इसके बाद वर्णन किया है कि जो निरूह बस्ती है उसके पश्चात 30 मात्रा तक उत्तान शयन है, सीधे लेट कर शयन करना चाहिए, और अस्थापन बस्ती के पश्चात 100 मात्रा तक उत्तान शयन करना चाहिए। उन्होंने कहा बस्ती देने में लगा हुआ टोटल समय कितना होता है? वो 13 मात्रा का होता है। फिर आचार्य चरक ने चरक सिद्धि 8 में जो कि प्रशत योग्या बस्ती नाम का है उसमें चतुर्प्रत बस्ती का वर्णन किया है। ये शुक्र वर्धक होती है, याद रखेंगे। चतुर्प्रस्थ बस्ती जो होती है वो शुक्र वर्धक होती है। इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे चतुर्प्रस्थ यानी 4 प्रस्थ की बात है तो चार प्रस्तों में क्या क्या है? जैसे तेल 1 प्रस्त लेना है, घृत 1 प्रस्त लेना है, मधु 1 प्रस्त लेना है। इसके अलावा अन्य जितनी सामग्री हैं जैसे कि क्षीर है वो 1 प्रस्त लेना है, और सेंधव जो है वो आधा कर्ष की मात्रा में सेंधव लेना है।
इससे हम चतुर्प्रशत बस्ती कहेंगे, शुक्रवर्धन में उपयोगी होती है। उसके बाद आती है पंचप्रशत बस्ती, ये वातनाशक और बलवर्णवर्धक होती है। इसमें क्या क्या होता है, जो तैल घृत मधु है वो तो एक प्रस्ती है, पर जो यहाँ पे क्षीर है, क्षीर को एक प्रस्थ से बढ़ाकर 2 प्रस्थ की मात्रा कर दी गई है। फिर आता है अष्टप्रशत बस्ती, ये वातनाशक होती है। इसमें तैल घृत मधु जो है वो एक प्रस्थ है, जबकि अब यहाँ पे 8 प्रस्थ करना है इसको, तो 3 प्रस्थ तो ये हो गया, बचा कितना 5 प्रस्थ। तो बिल्वादी दशमूल क्वाथ जो होता है वो 2% है, जो कुलत्थ का क्वाथ है वो 2% है, और जो प्रसन्ना है, मतलब क्या होता है, जो मध्य का सबसे, जब मध्य बनाई जाती है तो सबसे ऊपर का भाग, सबसे स्वच्छ भाग जो होता है उसे प्रसन्ना कहते हैं, वो 1 प्रस्थ है। इस प्रकार से 8 प्रस्थ की जो बस्ती होती है ये वात का हरण करने वाली होती है। फिर आता है 9% बस्ती। 9% बस्ती भी वात नाशक ही होती है। इसमें क्या किया जाता है, अब यहाँ पर तैल की मात्रा को बढ़ा दी गई है, वात का शमन करने के 2 प्रस्थ कर दिया गया, जबकि घृत और मधु अभी एक प्रस्ती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये 2, 1 और 1 4 ही तो हुए, अब बचे 5। तो बृहद पंचमूल का क्वाथ जो है वो 5 प्रस्थ लेना है। 9 प्रस्थ बस्ती में याद रखेंगे, बृहद पंचमूल का क्वाथ है जो कि 5 प्रस्थ लिया गया है, और जो तैल जो है वो 2%, घृत 1% और जो मधु है वो 1% लिया गया है। फिर आता है पंचतिक्त, 5% बस्ती। तो पंचतिक्त में कौन कौन से देव होते हैं, पटोल है, निम्ब है, भूनिम्ब है, रासना है, सप्तपर्ण है। इनका क्वाथ जो है टोटल 4 प्रस्थ लेना है, और इसमें केवल और केवल घृत मिलाना है जो कि 1 प्रस्थ है, और सरसप कल्प मिलाना है। ये जो पंचप्रस्थी बस्ती है इसका उपयोग प्रमेय में किया जाता है, अभिषंध में किया जाता है, कुष्ठ में किया जाता है। इसके बाद आचार्य ने षडप्रसत बस्ती का वर्णन किया है जो कि कृमि रोग नाशक होती है। इसको याद रखेंगे, जैसे षडपात पिपलिका होती है, तो पिपलिका जो है वो कीट या कृमि मान लें उसको, और जो षडपात है वो षडप्रसत बस्ती हो जाएगी। इसमें विडंग आदि क्वाथ होता है, तैल होता है, और पिपली विडंग कल्क इसमें पाया जाता है। उसके बाद आचार्य ने सप्तप्रसत बस्ती का वर्णन किया है जो वृक्ष होती है। याद रखें कौन सी बस्ती वृक्ष होती है, सप्तप्रसत बस्ती जो है वो वृक्ष होती है। इसी अध्याय में यानी कि चरक सिद्धि 8 में उन्होंने जो उपद्रक युक्त अतिसार है उसके 36 भेदों का वर्णन किया है। इसके बाद इसी अध्याय में आचार्य चरक ने कहा है कि अगर रक्त अतिसार हो रहा है तो रक्त की बस्ती देनी चाहिए, अगर पित्त अतिसार हो रहा है तो कसाय, स्वादु और तिक्त इन रसों से युक्त द्रव्यों की बस्ती देनी चाहिए, और अगर कफज अतिसार हो रहा है तो बस्ती जो है कसाय, कटु और तिक्त द्रव्यों की देनी चाहिए। याद रखेंगे जो पित्तातिसार है और कफातिसार है उसमें स्वादु और कटु का ही अंतर है। रक्ते रक्तेन पित्ते तु कसाय स्वादु तिक्त के शायण माने कफ बस्ती कसाय कटु तिक्ते, यानी कि रक्ततिसार में रक्त बस्ती, पित्तातिसार में रक्त की बस्ती होती है, पित्तातिसार में होता है कसाय, मधुर और तिक्त, एसटीएम कहते हैं इसको, और कफज अतिसार में जो होती है वो कसाय, तिक्त और कटु बस्ती होती है। इसके बाद आचार्य चरक ने चरक सिद्धि 9 तिरमर्मी अध्याय में अपतंत्रक और अपतानक का वर्णन किया है, तंद्रा रोग का वर्णन किया है, 13 मूत्र दोषों या बस्ती रोगों का वर्णन किया है, और उत्तर बस्ती का वर्णन उन्होंने चरक सिद्धि 9 में किया है। चरक सिद्धि 10 में कुल 37 बस्तियों का उल्लेख आचार्य चरक ने किया है। चरक सिद्धि 11 में सातवीं संभाषा परिषद है जिसे उन्होंने फल मात्रा सिद्धि अध्याय माना गया है। इसमें वमन में श्रेष्ठ फल कौन सा है वो निर्धारण करने के लिए फल मात्रा सिद्धि अध्याय में सातवीं संभाषा परिषद लिखी गई है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो वमन आदि 6 द्रव्य हैं, एम, जी, ई, डी, कुप्रत, ये इसका निमोनिक है। एम फॉर है मदन फल, जी फॉर है जीमोतक, ई फॉर है इक्ष्वाकु, डी फॉर है धामार्गव, कु से है आपका कुटज, और कृत से है कृतवेदन। तो याद रखेंगे मदन को
आत्रेय ने सर्वरोग हर बताया है। जो मदन फल है उसको आचार्य आत्रेय ने जो है सर्वरोग हर बताया है। जबकि जीमूतक को आचार्य शौनक ने कुष्ठ रोग हर बताया है। इक्ष्वाकु को वामक ने प्रमेह में इस्तेमाल होने वाला बताया है या फिर प्रमेह रोग हर बताया है। धामार्गव को आचार्य गौतम ने पांडु रोग हर बताया है। इसके बाद जो कुटज है उसको बाड़ीश ने हृदय रोगों में उपयोगी बताया है। और जो कृतवेदन है उसको काप्य ने उदर रोग में बताया है। ये खूब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस आचार्य ने किस द्रव्य को किस रोग में हितकर बताया है। तो इसको याद रखने का सीधा तरीका है, पहले आचार्य के नाम याद रखते हैं। हमने द्रव्यों के नाम तो याद कर ही लिए हैं, MGED को कृत से। फिर क्रम देखिए, आत्रेय है, शौनक है, वामक है और गौतम ऋषि है। इसके बाद जो आचार्य है वो बाड़ीस हैं और काप्य है। तो इसका रखेंगे, आज सौबामन ने गौ को बांध कर काटा। काटा से आपका काप्य है, बांध से आपका बाड़ीस है, गौ से गौतम है, वामन से आपके वामक ऋषि हैं, सौ से शौनक है और आज से आपका आत्रेय है। नेक्स्ट लाइन इसके याद करेंगे, सभी कुष्ठ प्रेम से पांडु के हृदय में उतर गए। तो सभी से सर्वरोग हर है जो कि आचार्य आत्रेय ने बताया है। कुष्ठ से कुष्ठ है जो कि आचार्य शौनक ने बताया है। प्रेम से आपका प्रमेय है जो आपका वामक ऋषि ने बताया है। जो पांडु है, पांडु रोग हर है, वो आचार्य गौतम ने बताया है। फिर जो हृदय रोग है वो आचार्य बाड़ीश ने बताया है। और उत्तर से उदर रोग आएगा जो कि आपका काप्य ऋषि ने बताया है। ये 6 हैं, MGED कुकृत 6 हैं। फिर ये 6 ऋषियों के नाम हैं और 6 रोगों के नाम हैं। इसको इस तरह से याद कर लेना है। इसी अध्याय में आचार्य चरक ने सदातुर का वर्णन किया है। तो 4 सदातुर जो हमेशा रोगी रहते हैं। एक है श्रुति है, श्रुति का मतलब होता है पढ़ाई करने वाला शिष्य या विद्यार्थी, या फिर जो वेदों को पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, उसको श्रुति कहेंगे। दूसरा होता है राजसेवक, राजसेवक राजा की सेवा में लगा हुआ। वैश्या, सहपर्णजीवी, सहपर्णजीवी जो किसी पे आश्रित हो जीवन यापन के लिए, उसको सहपर्णजीवी कहते हैं। कारण क्या है, कारण क्या है इसका, वेग विधान पहला कारण है। और दूसरा अकाल में भोजन, यानी कि खाना खाने का कोई समय नहीं होता है। इससे क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, वात के प्रकोप से विबंध होता है और सर्वांग पीड़ा होने लगती है। चिकित्सा, स्नेह युक्त वर्ती का प्रयोग इसकी चिकित्सा में करना चाहिए। आचार्य चरक ने चरक सिद्धि 11 में ही पशु चिकित्सा का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आचार्य चरक ने पशु चिकित्सा का वर्णन कहाँ पे किया हुआ है। तो किया तो दो तीन जगह पे, पर चरक सिद्धि 11 में बस्ती, जो बस्ती देने के क्रम में वहाँ पे भी पशु चिकित्सा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा अगर हाथी को बस्ती देनी है तो बस्ती नेत्र का प्रमाण जो है वो 1 अरत्नी होना चाहिए। जो बस्ती पुटक होता है वो भेड़ या बकरी की बस्ती का बना हुआ होना चाहिए। और जो बस्ती का द्रव्य है उसकी मात्रा 4 अड़ग है। ऊँट 18 अंगुल लंबा जो होता है बस्ती नेत्र होना चाहिए। और बस्ती पुटक वही है, भेड़ या बकरी का बना हुआ होना चाहिए, पर मात्रा घट गई है। मात्रा जो है वो 2 अड़ग है। गाय या घोड़ा अगर है तो 16 अंगुल की लंबाई प्रमाण वाला बस्ती नेत्र होगा। यहाँ पे जो महिषी की बस्ती यानी भैंस की जो बस्ती है उसका पुटुक बनाना है और मात्रा 2 या 3 प्रस्थ है, ध्यान रखेंगे, अड़ग नहीं है। जो भेड़ या बकरी है वहाँ पे 10 अंगुल लंबा जो होता है बस्ती नेत्र बनाना है। यहाँ पे जो वृद्ध बैल है उसका बस्ती पुटक इस्तेमाल करना है और 1 प्रस्थ की मात्रा है। जो पशुओं में बस्ती नेत्र का प्रवेश कराना है तो वही है जो मनुष्य में 1/4 भाग का ही प्रवेश करवाना है। और अन्वासन बस्ती की जो मात्रा होगी वो नीरू बस्ती की मात्रा का 1/8 होगी। इससे पहले हम जो मात्रा ले रहे थे वो हमने 1/4 करी थी, यानी कि जो नीरू बस्ती की प्रधान मात्रा है वो 24 प्रस्थ थी और जो अन्वासन बस्ती की प्रधान मात्रा है वो 6 प्रस्थ थी। जो अन्वासन बस्ती की मात्रा है वो नीरू बस्ती की मात्रा का 1/4 थी, पर यहाँ पे उन्होंने 1/8 लेने के लिए बोला है। उसके बाद
चरक सिद्धि 12 है। उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय है। यहाँ पे कुल 216 बस्तियों का नाम उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। यहाँ पे अष्ट महादोषकर भावों का भी उल्लेख किया गया है। संसर्जन क्रम में रसों का क्रम का भी वर्णन किया गया है। ये जब हमने वम पंचक्रम वाले वीडियो में जहाँ पे हमने वमन विवेचन पढ़ाया था, वहाँ पे हमने रस संसर्जन क्रम में रसों का क्रम वर्णन किया है कि संसर्जन क्रम में कौन सा रस कब देना है। तो ये वहीं पे जाके देख लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है यापन बस्ती। तो यापन बस्ती जो होती है सर्वकाल में देह होती है, सभी रोगों का प्रशमन करने वाली होती है। सर्व ऋतु में इसको दे सकते हैं, स्वस्थ को भी दे सकते हैं, आतुर को भी दे सकती है। उभयार्थकृत होती है यह, यानी कि ये स्नेहन भी करने वाली होती है और निरूह बस्ती के गुणों को भी रखने वाली होती है। इसी अध्याय में आचार्य चरक ने 36 तंत्रियों का नाम उल्लेख किया, याद रखेंगे, तंत्रियों केवल नाम उल्लेख किया है, वर्णन नहीं किया है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत का देख लेते हैं ना, बस्ती उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने 12% बस्ती का वर्णन किया है, जिसमें 1% जो है वो कल्क लेने की बात है, 2% मधु और 2% ही प्रक्षेप लेने के लिए कहा है, 3% स्नेह और 4% क्वाथ लेने के लिए कहा है। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, यानी 1% कल, 2% मधु, 2% प्रक्षेप, 3% स्नेह और 4% क्वाथ लेने की बात कही है। और सैंधव जो है वो 1 कर्ष लेने के लिए कहा है। तो उन्हें सर्वप्रथम जो पहली बस्ती होती है वो उत्क्लेशन बस्ती है, दूसरा दोषर बस्ती है और तीसरा जो है संसमन बस्ती का वर्णन उन्होंने किया है। यानी पहली बार जो बस्ती देंगे वो दोषों का उत्क्लेश करने वाली होगी, दूसरी बस्ती जो देंगे वो दोषर बस्ती है और तीसरी बस्ती जो देंगे वो समन करने वाली बस्ती होती है। उन्होंने कहा जो बंध्या स्त्री होती हैं उनको सतपाक तैल, बंध्या का मतलब होता है जो स्त्री को 6 या 6 से अधिक वर्षों से संतान उत्पन्न न हुई हो, उसे बंध्या स्त्री कहेंगे। उसको सतपाक तैल, बला तैल, तरवत स्नेह की बस्ती देने का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य सुश्रुत ने उसका मधुतैलिक बस्ती का वर्णन किया है। मधुतैलिक बस्ती में मधु, तैल, एरंड मूल 1-1-2 के भाग में है। उसका सैंधव 1 कर्ष है, सतपुष्पा 1 कर्ष है और मदन फल जो है वो 1 है। जो ये 1 है वो संख्या में है। उसके बाद नीनू बस्ती के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है मध्याह्ने उसका निराहार, उसका जीर्णान्नम या वाम पार्श्व में शयन करा कर देनी चाहिए। बस्ती उन्होंने कहा बस्ती पुटक को वाम भाग से ही पकड़ना है और वाम भाग से ही वाम हस्त से ही दबाकर, यानी बस्ती पुटक वाम हस्त से पकड़ना है और वाम हस्त से ही दबाकर एक ही बार में संपूर्ण अवपेड़न कर बस्ती को दे देनी है। जो निरू बस्ती है उसका जो प्रत्यागमन काल है उन्होंने 1 मुहूर्त बताया है और इसमें 30 मात्रा तक उत्थान सीधा सहन करने को बताया है। भुक्तवत इस अगर खाना खिलाने के बाद स्थापन बस्ती दी जाती है तो विसूचिका, छर्दी और सर्वदोषों का प्रकोप करने वाली होती है। स्थापन बस्ती यानी कि निरू बस्ती दी जाती है। उदर, प्रमेय, कुष्ठ, स्थूल मनुष्य को स्थापन बस्ती अवश्य देना चाहिए, बट उनको अनवासन बस्ती नहीं देना चाहिए। किसको? उदर रोगी हो, प्रमेय हो जिसको कुष्ठ हो, या फिर मनुष्य स्थूल है उसको स्थापन यानी कि निरूह बस्ती यानी रूक्षण करने वाली बस्ती को अवश्य देना चाहिए। बस स्नेहन करने वाली अनवासन बस्ती का प्रयोग वहाँ पर उत्तर बस्ती की बात कर लेते हैं। आचार्य भेल और आचार्य काश्यप ने अपनी अपनी संहिताओं में उत्तर बस्ती का उल्लेख नहीं किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने नहीं किया है, भेल ने नहीं किया है, आचार्य काश्यप ने नहीं किया है। जबकि उत्तर बस्ती जो है वो पुरुषों को बिठाकर और जो महिलाएं हैं उनको उत्तान सहन कराकर और गर्भिणी को नियुक्त अवस्था जैसे अधोमुख कर जो है उत्तर बस्ती देनी चाहिए। आप केवल मेल की बात करें तो मेल में उत्तर बस्ती नेत्र का प्रमाण आचार्य चरक ने, वाग्भट ने और शांगधर ने 12 अंगुल माना है, जबकि सुश्रुत ने 14 अंगुल माना है। और पुष्प नेत्र जो होता है वो सोने का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, गौपुच्छाकार, ये यानी कि जो उसका मुख भाग है वो पतला होना चाहिए और जो उसका बेस वाला पार्ट है वो उससे बड़ा होना चाहिए, 2 कणिकाओं वाला होना चाहिए, सरसप छिद्र जाति कनेर के पुष्प के वृंत के समान होना चाहिए।
बस्ती पुटक जो होता है वो अजाकी बस्ती का बना हुआ होना चाहिए। पुष्प नेत्र का प्रवेश, पुष्प नेत्र का कितना प्रवेश कराना है, तो आचार्य चरक ने कहा है 6 प्रमाण, जबकि सुश्रुत और सारंगधर ने कहा है 6 अंगुल प्रवेश कराना है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो उत्तर बस्ती नेत्र का प्रवेश पुरुष में कराया जाएगा वो लिंग की उत्थान अवस्था में ही करवाया जाएगा। फिर स्नेह की मात्रा आधा पल के बराबर या 2 तोला के बराबर बताई गई है। सुश्रुत ने बताया अगर 25 वर्ष का मेल है तो उसमें 1 प्रपुंज या फिर 4 तोला की मात्रा भी दी जा सकती है जो 1 पल के बराबर है। और अगर क्वाथ देना है तो 1 प्रस्थ की मात्रा में ही क्वाथ दिया जाएगा। वाग्भट ने स्नेह जो माना है वो सुक्ति प्रमाण माना है, सुक्ति प्रमाण 2 तोला के बराबर होता है। शांगधर ने कहा है अगर जो मेल है वो 25 वर्ष से कम है तो 2 तोला की मात्रा देनी है, और 25 वर्ष से अगर अधिक है तो 1 पल यानी कि 4 तोला की मात्रा देनी है। सुश्रुत ने कहा है फिर उसके बाद जो पुष्प नेत्र है वो 14 अंगुल लंबा होगा, सरसप क्षेत्र मालती पुष्प वृंत के समान होगा और उसमें 3 कणिकाएं होंगी, जबकि आचार्य चरक ने 2 ही कणिकाओं की बात की है। अब उत्तर बस्ती स्त्रियों में, तो जो उत्तर बस्ती है वो आर्तव काल में देनी है, जबकि जो ऋतु काल है उसमें नहीं देनी है। इस जो बस्ती नेत्र होता है उसका प्रमाण जो होता है वो 10 अंगुल होता है, और छिद्र का प्रमाण वो मोदक यानी मूंग के जो दाना होता है उतना मोटा होता है। प्रवेश कितना प्रवेश कराना है, अगर योनि द्वार में प्रवेश कराना है तो 4 अंगुल बस्ती नेत्र का प्रवेश करवाया जाता है, और अगर मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना है तो उसका आधा यानी कि 2 अंगुल ही बस्ती नेत्र का, उत्तर बस्ती नेत्र का प्रवेश करवाया जाता है। कन्याओं के मूत्र मार्ग में अगर बस्ती देनी है तो केवल 1 अंगुल ही प्रवेश करवाया जाता है। सुश्रुत ने कहा है कि अगर बस्ती शोधनार्थ स्नेह या क्वाथ लिया जा रहा है तो वो 1 प्रस्थ लिया जाएगा स्त्रियों में, और उन्होंने कहा स्त्रियों में अगर गर्भाशय के शोधनार्थ स्नेह और क्वाथ लिया जाता है तो वो 2-2 प्रस्थ लिया जाएगा। शांगधर ने कहा है कि यदि बस्ती शोधनार्थ स्नेह लिया जाता है स्त्रियों में तो 1 पल लिया जाता है, गर्भाशय शोधनार्थ अगर स्नेह लिया जाता है तो वो 2 पल लिया जाता है, और बालिकाओं में स्नेह जो होता है वो केवल आधा पल लिया जाता है। इसी के साथ जो बस्ती का टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त होता है।